बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाजरीन, पीटीआई के लॉन्ग मार्च से आज खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से कहता हूं कि खुदा के वास्ते चोरों के साथ खड़े ना हों, जबकि परवेज़ खट्टक साहब की जानिब से आज तमाम बैकडोर राबतों की तरदीद कर दी गई है। इसके अलावा तौहीन अदालत केस में इमरान खान साहब के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए अदालत ने मुकर्रर कर लिया। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपके सर, बैकडोर राबतों के हवाले से हमने देखा कि पीटीआई के कुछ रहनुमा ये कहते हमें नजर आए कि बैकडोर राबते जारी हैं और मामलात किसी हद तक कंट्रोल में हैं। फिर आज परवेज़ खट्टक साहब की जानिब से कहा गया कि कोई बैकडोर राबते नहीं हो रहे, और इस वक्त अगर बैकडोर राबते नहीं हो रहे तो फिर इसका हल क्या है, नतीजा क्या निकलना है, और अगर हो रहे हैं तो फिर उसके हमें नताइज कब नजर आएंगे? देखें, ये इस वक्त जो माहौल है उसको इमरान खान साहब के ट्वीट जो उन्होंने किया है उसको देख के हम समझ सकते हैं। वही कहते हैं कि सी ऑफ पीपल अलॉन्ग अवर मार्च ऑन जीटी रोड। अगर हम इसको बड़ा करके दिखा सकें उनके इस ट्वीट को, अगर हमारे पास स्लाइड है। फॉर 6 months आई हैव बीन विटनेसिंग रेवोल्यूशन। मैं 6 महीने से एक इनकलाब को बपा होते देख रहा हूँ, और ये यकीनन वो दौर है जब वो मुख्तलिफ जलसे वगैरह कर रहे थे। और फिर वो कहते हैं कि ओनली क्वेश्चन इज कि विल इट बी अ सॉफ्ट वन। सवाल सिर्फ ये है कि ये एक नरम इनकलाब होगा थ्रू बैलेट बॉक्स, यानी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और अ डिस्ट्रक्टिव या तबाहकुन होगा थ्रू ब्लड शेड, यानी इलेक्शंस होंगे या ब्लड शेड होगा। अच्छा, अब ये एक बहुत खौफनाक यहां पे सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर इलेक्शंस की डेट नहीं लेके जाते वो, तो फिर एक खुरेजी है जी। और खुरेजी जो है उसमें फिर मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा कि जी खुरेजी से क्या मुराद है। उन्होंने कहा जी खुरेजी से मुराद ये है कि फिर कोई मामलात हाथ में नहीं रहेंगे, खान साहब ये रेड जोन वगैरह को क्रॉस करेंगे, और इसी दौरान मुख्तलिफ यहाँ पे जो पहाड़ी इलाके वगैरह वहाँ से भी लोग इस्लामाबाद में एंटर होंगे जी। और ये उस वक्त होगा सारा सिलसिला जब तवज्जो मार्च की तरफ होगी, मार्च की तरफ फोकस हो रहा होगा, लेकिन बाकी इलाकों से लोग दाखिल होंगे। और उनका कहना ये है कि ये हम गुरेजी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बड़ी इमारतें जो हैं, सरकारी इमारतें, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से माने वज़ीर आज़म हाउस, ये सारा उनके ऊपर जो है वो कब्जा या अटैक या जो भी सिलसिला, तो ये कोई अब जो है ये जो ब्लड शेड की बात खान साहब ने की है उसके नतीजे में फिर जो भी कुछ होता है वो उसकी क्योंकि मुखातिब उनका रियासती अदारे हैं तो वो जिम्मेदार होंगे, या फिर हुकूमत जो है वो ऐलान करेगी इलेक्शंस का जी। इससे एक माहौल का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माहौल किस तरफ जा रहा है। आप हज़ार तनकीद कर सकते हैं फैसल वार्डा साहब की तरफ, लेकिन खान साहब का ये जो अब बात है सारी कि ब्लड शेड या बैलेट, इससे कम पे कोई ये दो ही रास्ते हैं। मैंने हुकूमत के लोगों से पूछा कि जी आपकी यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले अदारों की क्या है सूरत हाल, आपके पास शेल्स हैं, मतलब आप रबर बुलेट्स फायर करेंगे, क्या करेंगे अगर ये इस तरह से खुरेजी की बात इमरान खान साहब कर रहे हैं कि ब्लड शेड फैसला करना है, ब्लड शेड। या कुछ लोगों ने तो ये कहा कि इस्लामाबाद नहीं हो सकता, ये रावलपिंडी का रुख इख्तियार करे सही। ये जो जलसा है अगर इमरान खान साहब की बात नहीं मानी गई। हुकूमत के लोग जो हैं उनसे मैंने जब बात की, मैंने कहा जी आप गोली चलाएंगे, शेलिंग करेंगे, जवाब कैसे देंगे, तो उनके जवाब बड़े इंटरेस्टिंग थे। वो कहते हैं जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने जूते मारेंगे। मैंने कहा क्या सही। अच्छा, एक वहाँ पे मतलब सिंध से ताल्लुक, तो कहते हैं उनको मोचड़े लगाएंगे, मतलब वही चित्तर। मैंने कहा क्या? कहते आप देखें हम करते क्या इनके साथ। मतलब वो मुकम्मल जो है ना, मतलब मैं बड़ा इस बात पे मुतमईन बैठे हैं। वो कहते हैं जूते मारेंगे, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इससे अंदाजा हो रहा है कि वो कितना एक बहुत एक्सट्रीम्स पे है मामला। अच्छा, खान साहब की अब ये जो चूंकि गुजरांवाला से निकलेगा सुबह,
तो आज खान साहब ने कहा है कि ये कोई 8 से 9 दिन तक इस्लामाबाद पहुंचेगा, यानी अब ये 4 तारीख नहीं है, बल्कि क्योंकि स्लो चल रहा है, जाहिर है बीच में एक सानिया पेश आया, जो खातून जी। सहाफ़ी की डेथ हुई, फिर उसके तो परसों गालिबन गुजरावाला से निकलना था रात को, लेकिन वो आज ये कल सुबह निकलेगा। और गुजरावाला में इमरान खान साहब की जो तकरीर थी वो तल्ख थी। दूसरा, इमरान खान साहब ने आज जो बात की है उसका ताल्लुक कुछ ब्राज़ील से है। अच्छा, ब्राज़ील में किससे क्या ताल्लुक है? ब्राज़ील के साबिक सदर जो हैं, ये 2 दफ़ा प्रेसिडेंट रहे हैं, लूला दी सिल्वा। जी। और लूला दी सिल्वा जो हैं वो 2 दफ़ा सदर रहे हैं, 77 साल उनकी एज है, और वो जो हैं वो बड़े, आप समझें कि 2002 में 2006 में इलेक्ट हुए, बहुत दुनिया में उन्होंने ब्राज़ील को आगे लेके गए माशी हवालों से और दीगर फील्ड्स में। ब्राज़ील एक बड़ी कुव्वत बना। ब्राज़ील जो है वो ब्रिक्स का भी मेंबर है। ब्राज़ील जो है वो आप समझें कि यानी कई ऐसे फोरम्स हैं बैनुल अक़वामी, G20 का मेंबर है, उसकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। आप साउथ अमेरिका को ले लें, वहाँ पे तो खैर सबसे बड़ा, लेकिन दुनिया में भी ये 5वां बड़ा रकबे के लिहाज से ब्राज़ील बड़ा मुल्क है, ठीक है। चलिए, और इक्वाडोर को छोड़ दें तो सारे वो जो साउथ अमेरिका के ममालिक हैं उनके साथ इसका बॉर्डर मिलता है। अच्छा, खान साहब के ज़हन में ब्राज़ील क्यों है इस वक्त, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। खान साहब के ज़हन में ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील में इलेक्शन हुआ है और उनके ये जो सदर हैं उनके लूला दी सिल्वा, ये 2 दफ़ा इलेक्ट हुए, मकबूल सदर उनके, लेकिन उसके साथ साथ ये हुआ कि उनमें करप्शन के इल्ज़ाम लग गए। अच्छा। करप्शन के इल्ज़ाम लगे, इनको सज़ा हो गई और इनको नाअहल करार दे दिया गया 2018 में, 2017 या 18, और उसके बाद ये जेल चले गए। अच्छा, जिस जज ने इनको सज़ा सुनाई उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर बोल्सोनारो जो हैं वो सदर इलेक्ट हो गए, क्योंकि ये नाअहल थे और ये पड़े हुए थे जेल में। अब जिस जज ने इनको सज़ा सुनाई, ये जो अगला सदर वहाँ जो जीते, वहाँ पे अगले सदर बोल्सोनारो, इन्होंने उस सज़ा सुनाने वाले जज को अपनी काबीना का रुकन बना लिया। ठीक। वो जेल में थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी कि भाई ये तो जज मुतअस्सिब था। उनकी नाअहलियत ख़त्म हो गई, जो लूला दी सिल्वा, उनकी नाअहलियत ख़त्म हो गई और उनको दोबारा इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अच्छा, इत्तेफाक से ये जो लूला दी सिल्वा हैं, ये भी फौलाद का और लोहे का कारोबार करते थे। इनको इजाज़त मिल गई कि आपकी नाअहलियत ख़त्म होती है, क्योंकि जज जो था वो मुतासिब था, और उसको तो आपको हटा के जो सदर बना उसने अपना वजीर रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इनको अहल करार दे दिया। इन्होंने इलेक्शन लड़ा और ये भारी अक्सरियत से दोबारा जीत के आ गए आज। सही। अब ये कुछ मामला इमरान खान साहब के ज़हन में, ये ब्राज़ील कहीं खटक रहा है कि ये ब्राज़ील का ताल्लुक जो है ये मियाँ नवाज शरीफ से तो नहीं जाके इसकी कड़ियाँ, कोई ऐसा तो नहीं कि नवाज शरीफ साहब के साथ कोई मामला ब्राज़ील मॉडल तो नहीं आने लगा। तो नवाज शरीफ साहब, ये ब्राज़ील का जो रिजल्ट है ना, ये यहां पर भी जो ईवानों में बड़ा डिस्कस हो रहा है, और ये तहरीक इंसाफ के अंदर भी हो रहा है कि भाई एक मिनट, ये क्या हुआ ब्राज़ील में। उसको नाअहल करार दे दिया था, 2 दफ़ा वो सदर बना, वो उसके बाद ये अच्छा लेफ्टिस्ट हैं, यानी लेकिन इनकी जो ये बड़े पॉपुलर है, करप्शन स्कैंडल्स में थे। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो बोल्सोनारो जो हारा है बंदा, इसने भी माना नहीं रिजल्ट, लेकिन शिकस्त हो गई है दुनिया भर से। शी जिनपिंग ने, पुतिन ने, बाइडन ने। भाई ब्राज़ील एक बहुत बड़ी कुव्वत है, दुनिया की बड़ी मईशत है, ब्रिक्स का मेंबर है ना। ब्रिक्स में वही ब्रिक्स जिसमें चाइना भी है, तो साउथ अफ्रीका और इंडिया भी है, उन सब ने मुबारकबाद दी है। अब इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे पता है नवाज शरीफ वापस इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं आज की तकरीर में, और मैं उसकी तैयारी पकड़ रहा हूं। अच्छा, अब लेकिन मसला ये है कि इलेक्शन के लिए वो आ रहे हैं, तो यानी अभी मैंने कहा ना कि अभी ये अगले चंद रोज बड़े फैसला खून है।
अभी तो नवाज शरीफ आते कहीं नजर नहीं आ रहे। फौरी आएंगे तो जब आएंगे तो आदमी को अभी फौरी तौर पे तो इशू ये है कि चाइना का विजिट कल से शुरू हो रहा है शहबाज शरीफ साहब का। और ये चाइना का विजिट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चाइना ये रियासत से रियासत के साथ मामला हल कर रही है, जिसमें अदम इस्तेकाम तो मैंने आपसे कहा ना, दुनिया में हर ये पुतिन और अमेरिका और ये चाइना और ये जितने मुल्क हैं और मिडिल ईस्ट, ये जब ये शुरू होता है ना, ये लॉन्ग मार्च और एहतजाज और ये रेवोल्यूशन और अरब स्प्रिंग मॉडल तहरीर, पहले जमानों का पीछे कौन है? अब उनको समझाते रहेंगे जी पीछे कोई नहीं है। वो कहते हैं इसके पीछे कोई है, वो कौन है? अच्छा, उनके पास रिपोर्ट्स होती हैं। अब हम लाख अपना उनको समझाते रहेंगे इसके पीछे कोई नहीं है। इमरान खान साहब का तो फड्डा पड़ा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो वो कहते हैं कि अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो झगड़ा है लेकिन कोई ना कोई पीछे है। अब अब क्या उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, ये वो जानते हैं। देखे ना, यहाँ पे मतलब आर्मी चीफ की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, DGISI की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। फिर कौन है पीछे ये अल्लाह जानता है, वो उनको पता होगा। लेकिन खान साहब इस वक्त एक मतलब ऐसे उसमें एक होता है ना जैसे वो बिल्कुल सैलाब की तरह, सैलाब थोड़ा यानी रुका हुआ क्योंकि स्पीड उसकी कम है, और वो ये वक्त गालिबन ज़्यादा उनकी कैलकुलेशन ये है कि ये वक्त मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। और आज इसीलिए उन्होंने अपना ये ट्वीट करके टेम्परेचर को ब्लड शेड तक वो ले गए हैं कि बैलेट या ब्लड शेड, मतलब दो ही रास्ते हैं, या इलेक्शन का ऐलान करें आप। वहां से मैंने पूछा, मैंने कहा यार स्ट्रेटेजी, उनकी स्ट्रेटेजी अजीब। आज तो मैंने अजीब लफ्ज सुना, यानी मुझे अंदाजा हुआ कि उनकी तरफ से वो कहते हैं ना टोटल वोट, यानी बिल्कुल रिलैक्स। आज शहबाज शरीफ साहब की भी जो उनका खिताब या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें वो रिलैक्स, इनके वज़रा भी सब रिलैक्स। यानी वो एक तो तैयारियां हो रही है ना यहाँ पे कि यहाँ पे कंटेनर्स लग रहे हैं और वो सारे, मगर लफ्ज उन्होंने अजीब इस्तेमाल किया, उन्होंने जूते मारेंगे। मैंने कहा यार ये तो अजीब, कहते आने तो देना इनको भी, करते क्या इनके साथ अब देखें। तो ये एक बहुत ही इससे अब कौन से बैकडोर मुझे बताया ना, इसमें कोई बैकडोर, और परवेज खटक साहब भी तो थे। अच्छा, उन्होंने भी क्या किया कि एयाज सादिक साहब को अपनी उस कमेटी में डाल दी है, जो कमेटी असल में एयाज सादिक साहब और साद रफीक साहब के हवाले से बात चल रही थी ना कि अलग मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो उस कमेटी में चलेगी जिसके इंचार्ज जो है वो राना सनाउल्लाह हैं। और इनकी जो परवेज खटक साहब जो थे उन्होंने कह दिया कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो ये मुकम्मल इस वक्त जो है वो एक तरह से आपको फिर वही कहते हैं ना कि एक सकूत है इस वक्त कि व्हाट नेक्स्ट। हुकूमत जो है वो इसके ऊपर, यानी उनको चूंकि दिन ज़्यादा मिल गए तो अब वो थोड़ा सा मजीद रिलैक्स हो गए हैं कि वो काफिला भी रुक गया है उधर, गुजरावाला से चलेगा तो पहुंचते पहुंचते 8 दिन का 8 दिन इनकी कैलकुलेशन है कि ये 14 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है ना, 8 दिन मतलब 4 को एंटर होना था, 4 से 8 9 हो गए, अगर 9 कह दिए उन्होंने तो 14 भी लग सकते हैं क्योंकि रास्ते 9 तो ऑफिशियली हुआ है ना, वो लोग हैं रास्ते में रुकना दिन में, मतलब ये कि वो बहुत स्लो चल रहा है जी। ये वो तारुल कादरी साहब से मुख्तलिफ है कि जो आए थे ना मोटरवे से तेजी के साथ, वो ये नहीं है, ये GT रोड से चल रहा है और ये रात को ज़ाहिर सिक्योरिटी की वजूहत की बुनियाद पर सफर नहीं होता। तो कहीं ना कहीं राब्ते हैं भी, वो खान साहब सही कहते हैं बात कि हैं भी नहीं भी हैं, हुकूमत भी कहती है कुछ है भी नहीं भी है, क्या है कैसे है। लेकिन अभी इस वक्त तलखी, इस वक्त कहते हैं ना बिल्कुल पीक पे है मामला। हुकूमत किसी तौर पे तैयार नहीं है कि हम इस तरह से, मतलब हमारे सामने दो रास्ते रख दिए कि या बैलेट या ब्लड शेड, यानी खुल के कह दिया ना कि ये कराओ वरना खून के लिए तैयार हो जाओ, खूनरेजी के लिए तैयार हो जाओ। और खूनरेजी में मैंने आपको बताया कि वो मतलब इमारतें और फिर लोग और एनार्की और केओस, ये वो वाहिद चीज है, सियासत वगैरह एक तरफ रख दें, जो वाहिद चीज है जिसको आपकी रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब ये नहीं कि मतलब लड़ेंगे या कि नहीं, मुतहम्मिल ही नहीं हो, मतलब आपकी रियासत में सकत ही नहीं है इस बात की कि आप जो है वो खूनरेजी की तरफ जाएं। ये खान साहब को भी पता है यकीन, इसीलिए वो कह रहे हैं कि इलेक्शन का ऐलान कर दो वरना ब्लड शेड। सर ये ब्लड अच्छा, ये जो ब्लड शेड की बात की है ना जी डॉक्टर साहब, इसके बाद क्या समझ रहे हैं कि क्या इस तरह की अगर खुदा न खास्ता मामलात या हालात बनते हैं तो उसके बाद फिर क्या ऑप्शन है इदारों के पास? हुकूमत के जो लोग हैं अदारों का तो अभी मैं नहीं जानता कि उनकी क्या स्टडी है ब्लड शेड के लफ्ज के बाद। देखें
यानी मुझे ये बताएं ना कि अब हुकूमत का ये कहना है कि अभी तक तो ये बातचीत हो रही थी ना कि इलेक्शन की तारीख और आगे इस तरह की बातें, अब वो कह रहे हैं कि ये करो वरना खून के लिए तैयार हो जाओ। जी। तो अब तो जूते मारेंगे। उनका ये पॉइंट, मैं एग्जैक्ट जुमले बता रहा हूं जो हुकूमती शख्सियत कह रहे हैं। अब तो देखें अब करते क्या हैं इनके साथ। मतलब ये अब इस बात पर आ गए हैं कि हम यहाँ लाशें गिरा देंगे, खून करा देंगे, इमारतों को आग लगा देंगे, ये कर। तो एक तरह से मुकम्मल डेडलॉक आप समझे ना इस ये है। और खान साहब जो है उनका आज ये कहना है कि या तो बैलेट बॉक्स है या ब्लडशेड है। अब ऑप्शन दो ही हैं। उनका कहना है ये दो ऑप्शन है, या इलेक्शन की तारीख का ऐलान करो या जो है वो ब्लडशेड के लिए तैयार हो जाओ। अब इससे पहले इलेक्शन की बात वो चल रही थी कि एक दो महीने आगे पीछे दाएं बाएं। इसको ये ट्वीट करके ना, मतलब खान साहब, मैंने खान साहब के करीबी साथियों से पूछा कि इसमें अर्ली इलेक्शंस, ठीक है ना, और वो कह सकते थे कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट या ऐसे कोई बात, या मतलब कन्फ्रंट्रेशन या धरना या ऐसे कोई बात। ये जो ब्लड शेड का लफ्ज है ना जी, डिस्ट्रक्टिव, तबाह कुन, यानी बर्बाद कर देने वाला, थ्रू ब्लड शेड, यानी ऐसा सॉफ्ट इनकलाब या ब्लड शेड। अब वो अगर कहते हैं कि नहीं हम इसको नहीं मानते, तो खान साहब ने इसका मतलब है दूसरा जो रास्ता है खान साहब के सामने खुला है, और वो है डिस्ट्रक्टिव और ब्लड शेड। ये मेरे ख्याल से मैंने आपसे वो बात की ना, हम एक्चुअली मतलब हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस बात का कि यहां पे ब्लड शेड हो, या ब्लड शेड का मतलब ब्लड शेड किसका, ब्लड तो किसका खून गिरेगा तो किसका गिरेगा। इमरान खान साहब जब आ रहे थे उन्होंने कहा कि हम बड़े पुरसुकून अंदाज में इस एहतजाज को आगे बढ़ाएंगे लॉन्ग मार्च को। नहीं देखे ना, आज अचानक से ये बात करना, मुझे मैं बस वो खान साहब ने एक और एक बटन दबाया ना अपने प्रेशर का, लेकिन मैं सिर्फ ये बात सोच रहा हूं कि खून किसका गिरेगा, तो कौन किसका, मेरा, किसी सामने वाले किसी बच्चे का, किसी खातून का, किसी सरकारी मुलाजिम का, किसी मतलब हम में से ही खून गिरेगा, कोई पीटीआई का, कोई और किसका खून किसका गिरेगा, कोई दुकानदार, कोई। मैं मतलब है कि अल्लाह अपना रहम करे। मतलब ये जो वाहिद चीज है ना, वाहिद मैंने आपसे कहा ना कि हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट जो कि अभी व्हाइट लिस्ट से निकली है, जिसने 34 अरब रुपए अरब डॉलर्स जिसको रिक्वायर्ड है एक साल के लिए, जिसमें माशी अदम इस्तेकाम है, बहुत सारे इश्यूज हैं, वो किसी पे डाल दें आप, इसने हुकूमत ने किया, उसने किया, उसने किया, वो एक मिनट साइड पे रखे ना। हम इलेक्शंस की तरफ तो, हम जमहूरियत की तरफ तो जा सकते हैं, मगर क्या हम ब्लड शेड की तरफ जा सकते हैं? क्या तस्वुर कर सकते हैं कि लाशें गिर जाएं और खून गिरे? ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर यहां पर जो है एक खामोशी सी है। और चूंकि अब इसके बाद मैंने आपसे कहना वो कह रहे जूते मारेंगे, मतलब इसमें तो ब्लड शेड के बाद तो यानी वो जवाबन गोली चलाएंगे, ये गोली चलाएंगे। उनका ख्याल है कि जी हम इस हद तक ले जाएंगे कि टेक ओवर हो जाए। ये भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। फौज जो है वो उनकी तरफ से ऐसा कोई अभी तक इंडिकेशन नहीं है कि वो कोई मार्शल्ला या ऐसी चीज लगेंगे, लेकिन अगर ब्लड शेड होगा तो अच्छा। ये जो लोग हैं, जो हुकूमत के लोग हैं, जो हुक्मरान इत्तेहाद है, वो कहता है कि खान साहब, उनका ख्याल है कि खान साहब को सूट करता है मार्शल्ला, कि मैं नहीं तो कोई भी नहीं। और या फिर इलेक्शन सूट करते हैं, या वो कहेंगे ये भी जाए तो सब जाए, तो जो होना है सो हो जाए। मार्शल्ला मुल्क के मसाइल का इलाज नहीं होता। मतलब आज की दुनिया में ये जो है ना, ये एक बहुत, इसको आप समझे, फिर ये टीवी चैनल, यूट्यूब भूल जाए आप, ये ट्विटर ये आजादी नहीं, खत्म। ह्यूमन राइट्स गए, सब खत्म, खलास। ये फिर बाहर की दुनिया में कैसे? नहीं, ये एक धब्बा है, रियासत के अंदर से भी खाता है रियासत को, और ये रियासत को मतलब ये एक नहीं दिहाइयों पीछे धकेल, अब चले जाते हैं पीछे आप। वो बिल्कुल वो अफ्रीकन कंट्रीज में भी वो 1000 दफा सोचते हैं कि यार एक मिनट, ये मार्शल, ये कोई 60 या 70 की दिहाई नहीं है, सोवियत यूनियन और उधर बड़ा। सोवियत यूनियन खुद कहता है कि डेमोक्रेसी है, और चाइना कहता है कि हमारा डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ भी एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी। मार्शल्ला का जो लफ्ज है ना, ये म्यांमार और इस तरह के मुल्क, पाकिस्तान एक मतलब एक आप सोचें ना कि एक बड़ी न्यूक्लियर पावर, आपके बड़े स्टेक्स हैं पूरे खित्ते में, मतलब आप अदम इस्तेकाम को इसको, तो ये दिन बड़े फैसला कुन है। और बदकिस्मती के साथ हम एक ऐसी जगह आ गई हमारी सियासत।
के जहां पर इनको बैठना पड़ेगा आपस में और बात करनी पड़ेगी। खान साहब कहते हैं कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा, ये कौन है, मैं तो उनसे बात करूंगा जो कि मैटर करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट इस कंडीशन के ऊपर मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं कि वो जाके उनसे कहें हुकूमत से, मतलब आप मतलब देखें ना, वो क्या मतलब वो जाएं और हुकूमत से कहें कि आप असेंबली तोड़ दें, तो वो शहबाज शरीफ कहेंगे क्या, मतलब मैं असेंबली तोड़ दें, मतलब क्या, कौन कहेगा और क्यों। यहां तक तो इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हुई दरमियान में, जो आरिफ अलवी साहब के तरफ मुलाकातें हुई और बाकी मामला चला कि जी इसको आप बैठें और कोई रास्ता दरमियानी निकालें, लेकिन वो नतीजा खेज साबित नहीं हुए। अब खान साहब के ज़हन में एक ये बात भी है कि जब आगे पहुंचेंगे, आगे प्रेशर बढ़ेगा तो हुकूमत दबाव में आएगी, और हुकूमत दबाव में आ रही है। अगर हुकूमत को आप देखें तो ये सवाए इसके कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शहबाज शरीफ साहब ने, उसके अलावा बाकी तमाम जो हैं वो इमरान खान रिलेटेड ही हैं, और इस्तेकाम उस वक्त तक नहीं आ पाएगा जब तक इसका कोई मंतकी अंजाम नहीं आता, जो कि यकीनन मुज़ाकरात ही होने चाहिए। ये मतलब लोग हिल गए हैं, आप यकीन करेंगे सुन के कि डिस्ट्रक्टिव ब्लड शेड, तो ये तो इसमें तो आपके न्यूक्लियर स्टेट, आपके हजारों इश्यूज हैं, फिर थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, वापस आके बात करते हैं, ये मामला फैल गए पूरे मुल्क में, तो कैसे हम संभालेंगे इसको। ठीक है नाजरीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, ताकतवर हल्के इस वक्त बात करने के लिए कहा जा रहा है कि न्यूट्रल हैं, और इस वक्त सियासी जो रहनुमा हैं उनसे खान साहब बात नहीं करना चाह रहे। परवेज खटक साहब ने कहा कि कोई बैकडोर राबते नहीं हो रहे। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर इन हालात को कैसे कंट्रोल किया जाएगा और किस तरह से नवाज शरीफ साहब ने इसका जवाब दिया अभी जी, और उनका जो ट्वीट है वो ये कह रहा है कि 10 लाख लाने का दावा करने वाला अभी तक 2000 बंदे नहीं इकट्ठा कर सका। अवाम की लाताल्लुकी की वजह से वो शर्मंगेज झूठ हैं जिनका कच्चा छट्टा कौम के सामने आ चुका है। इसने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और ढिठाई से बोला है कि DGISI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़ के कौम को सच बताना पड़ा है, जिसका जवाब ये इतने दिन गुजरने के बाद भी नहीं दे सका। इसलिए सारा जोर हस्बे आदत सिर्फ गाली गलौज तक महदूद है। मैंने शहबाज शरीफ से कह दिया है, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, मैंने शहबाज शरीफ से कह दिया है कि ये 2000 का जत्था ले आए या 20,000 का। अच्छा, लाख तक गए नहीं है नवाज शरीफ साहब ने, 20,000 का। ना इस फितना का कोई मुतालबा सुनना है, ये कोई मुतालबा नहीं सुनना, ना ही कोई मुतालबा नहीं सुनना। कोई एक होता है ना कि मैं कोई मुतालबा सुनना है, ना इसे कोई फेस सेविंग देनी है, यानी कोई ऐसा कि जहां विन विन सूरत, जिसके लिए बेताब है। वज़ीर आज़म अपनी तमाम तर तवज्जो अवामी खिदमत पर उनको मरकूज रखनी चाहिए। यानी फैसला जो है नवाज शरीफ ने कर दिया कि कोई फेस सेविंग भी नहीं देनी, इनको बात ही नहीं करनी, जो मर्जी कर ले। अब ये वो सूरत हाल है जिसमें ज़ाहिर रियासती अदारे इसमें लाताल्लुक रहते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, पसे पर्दा कहीं आते हैं। चाइना का विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कल से शुरू हो रहा है। क्या सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान आते हैं, उनका अगर ये थोड़ा आगे जाता है, यानी 4 की जगह ये 8 या 9 दिन तक जाता है, या 14 दिन तक इसको हुकूमत कैलकुलेट कर रही है कि चला जाएगा मजीद, 9 तो खान साहब ने खुद कहा है, तो इस दौरान मोहम्मद बिन सुलेमान पाकिस्तान आके वो आगे इंडिया और G20 का उनका दौरा इस्लामाबाद का हो सकता है, लेकिन एक बदअमनी और अफरा तफरी तो होगी। अब इसमें और ये तो फिर अगर वो यहाँ पे आ जाते हैं और उसे अब ये अभी चूंकि उसकी डेट फाइनल नहीं है इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो चूंकि G20 समिट हो रही है बाली में इंडोनेशिया में, तो उन्होंने इंडिया जाते हुए यहाँ रुकना, जो इनिशियल जेन में था बात, और उनका विजिट रिलेटेड है चाइना की इन्वेस्टमेंट और रीशेड्यूलिंग के साथ। इसका ताल्लुक सियासत से नहीं है, बार बार मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके रियासत के इश्यूज हैं जिसमें कर्जा चढ़ा हुआ है, जिसमें CPEC को आपने दोबारा स्टार्ट करना है, जिसमें सऊदी अरेबिया ने रिफाइनरी लगानी है। कोई हुकूमत आ जाएगी तो इन प्रोजेक्ट से चलना है, लेकिन ये वो वक्त है जहां वो रुकी हुई हैं चीजें। और अच्छा, इसमें अदम इस्तेकाम तो अब मैं नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा ये इंतशार, ये तो इंतशार की तरफ जा रहा है ना। अदम इस्तेकाम में तो पहले फंसे हुए थे हम। इसका कोई हल जो है वो ये नहीं है। मैंने बात कल भी की थी कि किसी अरब स्प्रिंग, तारीखी हवालों के साथ, कोई अरब स्प्रिंग, किसी जगह, कोई कलर रेवोल्यूशन,
कहीं पर कोई बेहतर तब्दीली नहीं ला सका, मुल्क खाना जंगी का शिकार हो गए। आज वो नौजवान जो 2010 में निकले थे, आप उनसे पूछे जाके मिस्र में, तो वो कहते हैं कि काश हम ना निकलते, क्योंकि उसके बाद जो कुछ हुआ, जो रियासतों ने उसके बाद क्रैकडाउन्स किए, जो और दुनिया ने एक्सेप्ट किया, दुनिया ने उनको एक्सेप्ट किया कि आप करें। और उसके बाद ये हुआ कि कहीं कोई बेहतरी नहीं आई, रियासतें खाना जंगी की तरफ चली गई, वो खत्म। मतलब अब आप कैसे यमन को दोबारा जोड़ेंगे? आप कहेंगे यमन में भी तो रेवोल्यूशन आया था ना, आप कहेंगे जी यमन के मतलब वो मुल्क खत्म हो गए, फिर खाना जंगी, असला, लॉलेसनेस, उसके क्या हम मुतहम्मिल हो सकते हैं? आवाम जवाब दें, क्या हम मुतहम्मिल हो सकते हैं कि गली मोहल्ले के अंदर जो है वो ब्लडशेड शुरू हो जाए? लेकिन खान साहब ने जो आज इसका प्रेशर दबाया है, उसका रिजल्ट ये आ गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि फेसिंग में नहीं देनी, कुछ भी कर ले, एक मुतालबा नहीं मानना। तो ये एक बिल्कुल ही ग्रिडलॉक, डेडलॉक, ग्रिडलॉक, ये कमेटियां रेलिवेंट हो गई सारी। या वो बातचीत जो इस्टेब्लिशमेंट भी कोशिश कर रही थी, ये नवाज शरीफ साहब के इस हुक्म के बाद जो है वो तो तमाम मामला तो रुक गए। अशी शरीफ शहीद जो हैं, उनके मामले पे एक तीन रुकनी कमेटी बनी है, कमीशन भी बन रहा है, बाकी सारे मामला हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मामला है ना, इसको बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये मामला दब जाएगा, और शायद ये हो सकता है दब जाए, लेकिन न जाने क्यों मेरा ये दिल कहता है कि ये मामला जो है ये अपने किसी हल की तरफ जा रहा है। ये ध्यान में रखें कि कीनिया, अच्छा ये वाहिद पुलिस देखी है मैंने, यहां होते हैं ना पुलिस मुकाबले, कीनिया की तो बहुत ही बदनाम पुलिस है ना, वो वाहिद पुलिस है। यहां पर कोई मुकाबला हो जाता है, हमें क्या पता, हमने तो नहीं किया, उसने गोली। ये वाहिद पुलिस है जो उचक उचक के बार बार कह रही है कि नहीं हमने मारा है। मतलब ये अजीब पुलिस है। अगर इंग्लैंड में या कहीं अमेरिका में होते हैं, पुलिस एक्सेसेस करती है, वो कहते हैं हमने नहीं किया भाई, वो बस सीसीटीवी निकलता है, वो मुख्तलिफ, वो पुलिस बार बार ये कह रही है। बड़ी अनहोनी सी बात है कि पुलिस कह रही है हमने मारा है, मिस्टेकन आइडेंटिटी, नहीं अंदर से गोली चली, वो बार बार बयान चेंज हो रहे हैं, लेकिन मारा हम नहीं है। जिस माशरे में देखिए पुलिस एक पुलिस नहीं होती, अगर पुलिस करप्ट है या पुलिस किलर है या पुलिस के अंदर ये डेथ स्क्वाड्स बने हुए हैं, तो कैसे बने हुए हैं? मतलब आप एक आइसोलेशन में नहीं, इसका मतलब है कि अदालतें उससे बड़ी चोर अदालतों में बैठे हैं जो उनको, जिन्होंने इजाजत दी हुई है, और उससे बड़े फ्रॉड हॉस्पिटल्स में बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। वरना तो देखें एक पूरा सिस्टम है ना, आप पुलिस को आइसोलेशन में थोड़ी देख सकते। पुलिस डेथ स्क्वाड बनी हुई है तो भाई बाकी अदारे क्या कर रहे हैं बैठ के? इसका मतलब यह है कि वो एक पूरा सिस्टम है जिसमें आपने हॉस्पिटल में जाना है तो वहां से पोस्टमार्टम कैसे होगा, तो वहां से जो है वो कागज कैसे निकलेंगे, तो वहां का मीडिया क्या रिपोर्टें दे रहा होगा, तो वहां से खबरें क्या आ रही, तो सारे एक सिस्टम के आप एक। लेकिन जो इसमें हैरान कौन बात है ना, जो मैं समझ नहीं पाया कि पुलिस कैसे कह रही है बार बार, भाई रात के वक्त वो नैरोबी से दूर कहीं 78 किलोमीटर दूर एक वाकया पेश आया कि हमें नहीं पता भाई, रात के वक्त वो आ रहा था, हमें क्या पता कौन से लोग। और दूसरी बात जो मैंने पहले भी कही थी कि गोली इस तरफ से चली है, यानी पुलिस मुकाबले में गोली उधर से होनी चाहिए ना, दूसरी साइड से। गोली उस तरफ से चली है जहां ड्राइवर मौजूद था, यानी ड्राइवर को खराश नहीं है तो ड्राइवर को उतारा, उतरा, क्या हुआ? इसमें खबर ये है कि डाटा मिल गया। अच्छा, ठीक, डाटा मिल गया। मैंने ये बात पहले भी की थी कि जो टेलीफोन डाटा है ना, उसको आप टेलीफोन तोड़ भी दें, आप उसके टुकड़े टोटे कर दें उसके लैपटॉप के और कंप्यूटर के और सारी चीजों के, वो डाटा जो है वो महफूज किसी जगह जाके महफूज हो जाता है। आप तोड़ दें अपने फोन को, आप जो मर्जी करें, सिम निकाल के फेंक दें, जाया कर दें, वो डाटा महफूज रहेगा उसका। और अक्सर लोगों ने देखा होगा नया फोन लेते हैं तो डाटा रिट्रीव कर लेते हैं, उसमें पुराना डाटा, अगर टेलीफोन से टेलीफोन ले लेते हैं, वरना वो डाटा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, वो मुख्तलिफ कंपनीज के पास जाएं, अगर आपका दूसरा फोन नहीं है ना, तो पुराना जो टूटा हुआ फोन है ना, आप कहीं जाके कि ये उसका नंबर था, ये फोन था, ये सिम थी, तो वो आपसे आज की दुनिया में वो दूसरा फोन नहीं लेंगे, उसके बगैर ही वो डाटा रिट्रीव करके दे देंगे आपको। डाटा कहीं होगा एनीवे, वो खैर उसके चार्जेस बहुत होंगे, लेकिन ये वो डाटा मिल गया। ये मिल गया कि अरशद शरीफ साहब की आखिरी कॉल्स, आखिरी राब्ते, आखिरी मामलात, वो पाकिस्तान आना चाह रहे थे जब उनको मारा गया, शहीद किया गया।
वो पाकिस्तान आना चाह रहे थे, तो पाकिस्तान आना चाह रहे थे तो फिर क्यों उनकी जान ले ली गई, क्या उनके पास क्या वजूहात थी, वो मुख्तलिफ बातें चल रही हैं उनके हवाले से। किसी वस्ती एशिया के मुल्क में भी शायद वो जाना चाह रहे थे, एक पाकिस्तान ऑप्शन था, एक वो था कि वहाँ से कोई वीज़ा अरेंज हो जाए तो वो कहीं उज़्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान या अज़रबैजान की तरफ निकल जाए। इसमें भी मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनको डेटा जो है वो वरना तो ये जो लॉलेस सोसाइटीज़ हैं, आपका ख्याल से इनके ऊपर ज़मीन पे उतर के लोग देखते हैं। यहाँ पे दहशतगर्द ग्रुप है, एक तरफ से वो पता चला बंदा जो है मारने वाले वो इस वक्त मार के तो वो रोड पे खड़े होंगे, बस वो कहीं निकल गए। लेकिन यहाँ जो बात हुई है वो ये कि पुलिस कह रही हमें, अच्छा इसको कैसे समझा जाए, इसको ऐसे समझा जाए कि मट्टी पाव इंक्वायरी हुई, उन्होंने कहा पुलिस वाले, ये 4 पुलिस वाले थे, अदालत बैठी, अदालत में भी वही ठग वो उसी गैंग का हिस्सा है ना। उन्होंने कहा जी ये इन्होंने माना, सजाएं सुना दी, सजाएं सुना के उन्होंने जेल में डाल दिया, और जेल में वो ऐसे करप्ट सिस्टम से हम उम्मीद रख सकते हैं ना डेटा। असल बात यह है कि अरशद शरीफ जो है वो वहां गए कैसे, वो उनको भेजा किसने, उनकी बातचीत किससे हुई, किसने उनको कहा कि रात के बाद निकलो। ये जो पुलिस ने किया है ना, ये पुलिस ने असल में मट्टी पाव की है। ठीक है, ये 3-4 पुलिस वालों जो बजाय समझ में आती है ना, उन्होंने कहा कि उनको जेल में डाल दो, यहाँ लोग कुछ हो गए, सजा हो गई 10 साल 15 साल 20 साल की सजा हो गई, लोग भूल भाल गए ना। डेटा जो है वो मौजूद है और कहानी मुख्तलिफ सुना रहा है। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज फैसल वाउडा साहब की जानिब से एक मुबहम सा बयान दिया गया है, वो क्या है, समझ नहीं आई उसकी डिटेल्स। फैसल वाउडा साहब ने जो है ना आज एक पटाखा तो नहीं कहूँगा मैं इसको, कोई मतलब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन्होंने यूज़ किया है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान के आसपास 2 खास जो कि गैर सियासी हैं, 3 सांप और बाकी कीड़े मकोड़े। 2 खास 3 सांप, 2 खास गैर सियासी, 3 सांप और बाकी कीड़े मकोड़े। अच्छा मैंने कहा यार ये तो अब उनकी मतलब होता ना तरले मिन्नतें करके, मैंने कहा खुदाया मैं कहीं से क्या फैसल वाउडा साहब से पूछूं, क्योंकि ये तो 2-2.5 सांप से अब 2 खास गैर सियासी और कीड़े मकोड़े। मैंने कहा कीड़े मकोड़ों में आता हूँ ना, जरा एक्सक्लूड करता हूँ। इन्होंने मुझे कहा कि आप 2-3 बातें करें, मैं हाँ या ना में करके, और मैं इस हफ्ते पटाखा चलाने वाला हूँ अगले 2 या 3 दिन में। उन्होंने कहा पटाखा में, मैं कहा ये क्या है, ये क्या बयान है। मैंने कहा जरा मैं इस पे इनसे, फैसल वाउडा साहब हाथ में नहीं आते। अच्छा मेरी उनसे मुलाकात हुई है, कोई आप समझे 2014 में शायद हुई थी मुलाकात। मतलब मेरी उनसे टेलीफोन पे वार्ड से आगे पीछे, मतलब दीवार पे चढ़ के झांक के उनसे बात करो गेट के नीचे, मतलब वो फैसल वाउडा हाथे नहीं लगते, बड़े मसरूफ है। बड़ी मुश्किलों से मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा खुदा मुझे मैंने कहा, कहते 2-3 बातें, 3 आपको सवाल, मैंने कहा 4 कर दे, कहते नहीं 3 2। मैंने कहा जी खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ो, मुझे बता दे कि मैं कीड़े मकोड़े किसको कह रहे हैं आप। अच्छा इनका झगड़ा चलता है, मैंने कहा सांप में होंगे, मतलब मैंने कहा कि मतलब चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में आप बात कर रहे हैं। अब आगे तो कहते हैं नहीं वो तो कीड़ा है। मैंने कहा क्या, अच्छा हाँ, कहते हैं वो कीड़ों में है। मैंने कहा शेख रशीद साहब, कहते नहीं कीड़ों में है। अच्छा अब मेरे तो सवाल खत्म। मैंने कहा अली जैदी, कहते वो कीड़े। मैंने कहा फवाद चौधरी साहब, कहते नहीं। हाँ। अच्छा मैंने कहा 1 मिनट हट जाए यार, फिर 3 सांप जो है ये कौन है, और फिर 2 खास। यहाँ पर उन्होंने कॉल काटी, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपका वो कसौटी में नहीं होता, आपका वो खत्म हुआ, आप घर जाएं अपने, सोचें बैठ के अगले 24-48 घंटों में। अच्छा मैंने कहा 1 मिनट हट जाए यार, ये एक तो बड़ी पुरस्कारियत हो गई है इसमें। मैंने कहा ये कीड़े तो सांप कौन है और खास कौन है फिर भाई, शख्सियात है। अब देखिए ना वफाकी वुज़रा है सारे, बड़े इनको उन्होंने कीड़ों की लिस्ट में डाल दिया। सही हो गया, बहुत शुक्रिया। 3 रखिए तादाद सांपों की और 2 खासों की। ठीक। अच्छा उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अभी देखें आप होने क्या वाला है अगले चंद दिनों में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आइंदा आने वाले दिनों में मजीद इस पर बात करेंगे आपसे। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्र है कीड़ा का है, मकोड़ा नहीं कह दिया साहब। ये भी उनकी बड़ी जरा नवाजी है, वो कह भी सकते थे, लेकिन उन्होंने गालिबन अदब व आदाब का लिहाज रखा है। तो यही कह सकता हूँ, मैं क्या कहूँ भी, इतनी बड़ी कदावर शख्सियत के बारे में अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है
अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।